आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने नेपाल के चांगू नारायण मंदिर पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन नोट्स की मदद से ये समझना कि आखिर एक पहाड़ी पर बना ये मंदिर सिर्फ नेपाल की सबसे पुरानी विरासत ही नहीं बल्कि एक टाइम कैप्सूल क्यों है। हम इसकी उम्र, इसकी बनावट और आज की दुनिया में इसकी जगह को समझेंगे। तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि चौथी शताब्दी में बना एक मंदिर आज भी इतना प्रासंगिक क्यों है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। ये विषय वाकई कमाल का है, क्योंकि हम सिर्फ ईंट, पत्थर और लकड़ी की बात नहीं करने वाले हैं। हम एक ऐसे आईने की बात कर रहे हैं जिसमें लगभग 1700 साल का इतिहास, कला और विश्वास सब कुछ झलकता है। सही। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें सीधे उस दौर में ले जाती है जब दुनिया आज से बहुत अलग थी। यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है कि ये तथ्य हमें कैसे समय में पीछे ले जाते हैं। तो फिर शुरू करते हैं इसके पते से। नोट्स में लिखा है चांगू गांव, भक्तपुर जिला, नेपाल। भक्तपुर का नाम आते ही एक ऐतिहासिक शहर की तस्वीर दिमाग में बन जाती है, लेकिन मेरा ध्यान जिस चीज पर अटक गया है वो है इसकी उम्र। चौथी शताब्दी लिच्छवी काल का। मतलब सच में 1700 साल। मेरे दादाजी का घर 70 साल पुराना है और वो हर मानसून में टपकता है। ये लोग क्या इस्तेमाल कर रहे थे कि ये आज भी खड़ा है? ये सवाल बिल्कुल जायज है और यही बात तो इसे असाधारण बनाती है। जब हम चौथी शताब्दी की बात करते हैं तो जरा सोचिए दुनिया में क्या हो रहा था। रोमन साम्राज्य अपने आखिरी दौर में था, भारत में गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग चल रहा था। अच्छा। उस दौर की लकड़ी की बनी गिनी चुनी इमारतें ही आज दुनिया में बची हैं। तो ये मंदिर सिर्फ पुराना नहीं है, ये एक सर्वाइवर है, एक विजेता है। एक मिनट, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये चौथी शताब्दी का ही है या ये बस एक अच्छा खासा अनुमान है? क्योंकि मतलब 1700 साल पुरानी लकड़ी की इमारत का टिके रहना थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि ठोस सबूत पर आधारित है। ओह अच्छा। हाँ, मंदिर के परिसर में ही एक स्तंभ है जिस पर राजा मानदेव का एक शिलालेख है जो 464 ईस्वी का है। 464 ईस्वी? जी, ये शिलालेख नेपाल का सबसे पुराना लिखित दस्तावेज माना जाता है। हालांकि मंदिर की जो मूल संरचना है वो शायद उससे भी पुरानी यानी चौथी शताब्दी की है, लेकिन ये शिलालेख इस बात की पुष्टि करता है कि 5वीं शताब्दी में ये स्थल कितना महत्वपूर्ण था। तो हम यहाँ हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास एक तारीख है, एक राजा का नाम है। वाह, तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक तरह का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी है। बिल्कुल। और आपने लिच्छवी काल का जिक्र किया, ये क्या था? सिर्फ एक राजवंश या उससे बढ़कर कुछ? लिच्छवी राजवंश सिर्फ शासक नहीं का, वो कला और संस्कृति के यूं कहिए कि दीवाने थे। उन्होंने काठमांडू घाटी को एक ओपन एयर म्यूजियम जैसा बना दिया था। उनके समय में मूर्तिकला, वास्तुकला और साहित्य अपने चरम पर थे। तो चांगू नारायण सिर्फ एक अकेली इमारत नहीं है, ये उस पूरे स्वर्ण युग का सबसे बड़ा मास्टरपीस है। अच्छा। ये उनकी महत्वाकांक्षा और उनके कलात्मक नजरिए का प्रतीक है। कमाल है। तो ये जगह एक कलात्मक विरासत के केंद्र में है। चलिए अब इसकी बनावट पर आते हैं, क्योंकि यहीं से इसकी असली पहचान दिखती है। जी। नोट्स कहते हैं भगवान विष्णु का 2 स्तरीय पगोड़ा शैली का मंदिर। ये पगोड़ा शैली हम तस्वीरों में तो बहुत देखते हैं, पर इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक डिजाइन है? नहीं, ये सिर्फ डिजाइन नहीं है। असल में ये पहाड़ों के साथ बातचीत करने का एक तरीका है। बातचीत करने का तरीका? हाँ, जैसे हिमालय की चोटियां एक के ऊपर एक उठती हैं, वैसे ही मंदिर की ढलवान छतें भी एक के ऊपर एक हैं। ये वास्तुकला प्रकृति की नकल कर रही है, उसके साथ एक सामंजस्य बना रही है। अच्छा। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है जो जमीन पर रख दी गई हो, ये उस परिदृश्य का एक हिस्सा लगता है और इसकी खूबसूरती इसकी बारीकियों में है। बारीकियां? जैसे कि इसकी छतों को सहारा देने वाले लकड़ी के स्ट्रट्स या कहिए शहतीर, उन पर देवी देवताओं की इतनी महीन और जटिल नक्काशी है कि आप घंटों तक उन्हें बस देखते रह सकते हैं। हर इंच में एक कहानी है। मंदिर में विष्णु के कई रूपों की मूर्तियां हैं, जैसे उनका विश्वरूप अवतार और वैकुंठ रूप। तस्वीरें इसके साथ कभी न्याय नहीं कर सकती। ये उस समय के कारीगरों के कौशल का एक जीता जागता सबूत है। और ये सब भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका मतलब है कि उस समय के समाज के लिए विष्णु बहुत महत्वपूर्ण थे। बिल्कुल। ये हमें बताता है कि चौथी 5वीं शताब्दी में वैष्णव परंपरा यानी विष्णु की पूजा कितनी प्रभावशाली रही होगी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प लोक कथा भी है। अच्छा। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने गलती से एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी, जो असल में एक राक्षस था। श्राप से मुक्ति पाने के लिए वे एक चरवाहे के रूप में चांगू पहाड़ी पर रहने लगे। कई सालों बाद जब एक पुजारी ने उस पेड़ को काटा जिससे रहस्यमयी ढंग से दूध निकलता था, तो उसमें से भगवान विष्णु का सिर प्रकट हुआ। माना जाता है कि उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण हुआ। तो इसके नाम के पीछे भी एक कहानी है। चांगू नाम शायद उसी चरवाहे या उस जगह से जुड़ा होगा। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि कहानियों और विश्वास का केंद्र भी है। सही पकड़ा आपने। बिल्कुल। और गरुड़ जो विष्णु का वाहन है, उसकी एक आदमकद मूर्ति मंदिर के ठीक सामने है, जो 5वीं शताब्दी की बताई जाती है। अच्छा। यह मूर्ति इतनी जीवंत है कि लगता है वह अभी उड़ान भरने वाली है। ये सब मिलकर इस जगह को सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। यह एक तरह का बयान था, पत्थर और लकड़ी में उकेरा गया एक बयान जो उनकी पहचान और उनके मूल्यों की घोषणा करता था। तो हमने देखा कि ये मंदिर बहुत पुराना है, ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण काल का है और इसकी खास बनावट और आध्यात्मिक पहचान है। जी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन नोट्स में एक और बात है जिसने मेरा ध्यान खींचा, जो इसे आधुनिक दुनिया से जोड़ती है। 1979 में विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये अब सिर्फ नेपाल की नहीं बल्कि दुनिया की धरोहर है। तो इसका असल में क्या मतलब है? विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिलना किसी ऑस्कर जीतने जैसा है, लेकिन इमारतों के लिए। यूनेस्को जब किसी स्थल को यह दर्जा देता है तो वो कहता है कि इस जगह का उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य है। इसका मतलब है कि यह स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि इसका संरक्षण पूरी दुनिया की साझा जिम्मेदारी है। 1979 में यह मान्यता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी।